साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आज एक महत्वपूर्ण फैसला पढ़ने वाले हैं ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट का। ये जुड़ा हुआ है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से और जजमेंट का डेट है 18/6/26। इसमें अक्यूज़ को संदेह का लाभ दिया गया और फाइनली उसे एक्विट किया गया धारा 7 धारा 13(1)डी पीसी एक्ट में। तो क्या था मामला समझते हैं, किस प्रकार अक्यूज़ ने जो है प्रोसीड किया उसको समझते हैं और किस प्रकार हमें भी जो है प्रोसीड करना चाहिए हमारे केस में, इसको भी हम जो है समझेंगे। तो मैं हर एक एंगल से जो है इस टॉपिक को कवर करूँगा। तो आपसे एक दरख्वास्त है कि आप एक नोटबुक जो है मेंटेन कर लीजिए विद पेन और पेंसिल। जो कुछ बता रहा हूँ उसको ऑब्जर्व कीजिए, नोट डाउन कीजिए और अपने केस में अप्लाई करने का प्रयास कीजिए। और मैं सिखाऊँगा ना आपको, परेशानी क्या आ रही है, मैं सिखाऊँगा कैसे अप्लाई करना है। बस शांति से बात को सुनना, समझना, ऑब्जर्व करना एंड वी आर गोइंग टू वर्क आउट इन द केस। ठीक है जी, चलते हैं ऑन द स्क्रीन। जो मामला मैं डिस्कस करूँगा ये तय किया है ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने। जजमेंट का डेट है 18/6/2026। इस मामले में अक्यूज़ को जो है एक्विट किया गया, पर ट्रायल कोर्ट से कन्विक्शन था अक्यूज़्ड को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैकग्राउंड की। अक्यूज़ जो है एक लोक सेवक है। आरोप ये है कंसर्न परिवादी का कि अक्यूज़ ने जो है डिमांड किया 950 रुपीज़, 800 रुपये खुद के लिए और 150 रुपये किसी अन्य व्यक्ति के लिए, जिसके द्वारा जो वेतन है उसको ड्रॉ किया जाएगा। आरोप ये था परिवादी का कि उसकी जो सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग हो चुकी थी। उसे क्लियर करने के लिए ये अमाउंट जो है माँगा गया। ये एक अनड्यू एडवांटेज है, जिसके पेट है उसने एक रिपोर्ट जो है दर्ज कराई। जो एसीबी है उसने किया वेरिफिकेशन, फाइनली किया ट्रैप, अक्यूज्ड हुआ चार्जशीट, उसका जो है ट्रायल चला और ट्रायल में क्या हो गया वो कन्विक्ट। इसको जो है आप नोट डाउन कर लो। मामला जो है अपील में गया। कहना ये था कंसर्न अक्यूज का कि जो फैसला है ट्रायल कोर्ट का वो परवर्स है, इनलीगल है। पर ये कैसे है वो कोर्ट को जो है स्पष्ट कर पाया। उसका कहना ये था कि डिमांड जो है मस्ट है, डिमांड इज मस्ट। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि डिमांड से मतलब डिमांड ऑफ मनी नहीं है, डिमांड से मतलब है डिमांड ऑफ ब्राइब। अगर डिमांड ऑफ ब्राइब जो है साबित नहीं है, फैक्ट जो है जनरल है इस बारे में, देन वी कुड हैव द बेनिफिट। और ये कॉन्सेप्ट जो है इमेजिनरी नहीं है, स्पेसिफिक डिमांड को जो है प्रूव करना होगा। अगर स्पेसिफिक डिमांड प्रूव नहीं है, मियर रिकवरी एंड एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी अ बेसिस फॉर द प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन। तो कुल मिलाकर के जोर दिया गया है डिमांड ऑफ ब्राइब के ऊपर। इसको आप जो है नोट डाउन कर लो। और एक महत्वपूर्ण फैसला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उस पर जो है रिलाई किया गया। फैसला है वर्ष 2025 का, जिसका स्पेसिफिकेशन है अमन वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी। तो मैंने एक जानकारी जो है आपको नोट डाउन करा दी एट द इंसेप्शन। तो जब भी आप फाइल को पढ़ें तो ये खोजें कि डिमांड ऑफ ब्राइब को लेकर के स्पेसिफिकेशंस क्या है। अगर डिमांड स्पेसिफिक नहीं है, डिमांड बाय गेस्चर है, डिमांड नॉन स्पेसिफिक है, 10 ले आना 20 ले आना, किस काम के पेटे पैसे मांगे, जब तक स्पेसिफिक नहीं है वी कुड हैव द बेनिफिट। इसलिए डिमांड ऑफ ब्राइब मस्ट है। जब तक डिमांड ऑफ ब्राइब नहीं है आप सेफ हो। क्लियर है। इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, एक बात ध्यान रखिएगा, उसको भी स्टैंड करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को ही। अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कॉम्प्रोमाइज्ड है, देयर इज नो कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 63 ऑफ बीएसए, या इसके अलावा हैश वैल्यू नहीं है, या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से कॉम्प्रोमाइज है, प्रॉपर्ली जो है प्रिजर्व नहीं हुई, और एक सेक्शन है 105 बीएनएसएस का, उसके अकॉर्डिंगली एविडेंस को जो है सील मोर नहीं किया गया, डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। जब इतने अपने पास रास्ते हैं, टूल हैं बचने के, तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हो। सिर्फ वर्कआउट तो करना ही पड़ेगा। अगर वर्कआउट नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। इसलिए हमारे पास 3 जो है स्टेजेस हैं। सबसे पहली बात इन्वेस्टिगेशन की स्टेज, अगर हम ज्ञापन दे रहे हैं तो पुलिस भी ड्रॉप कर सकती है आपको। दूसरा स्टेज है डिस्चार्ज का और तीसरा है ट्रायल का स्टेज। अब आप लोग करते क्या हो कि 2 स्टेज तो गवा ही रहे हो आप लोग। इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है, ज्ञापन दिए नहीं अपने, हो गए चार्जशीट। डिस्चार्ज की स्टेज है, डिस्चार्ज लगाया नहीं, लग गया चार्ज। और ट्रायल की स्टेज है, लड़ रहे हो अपने हिसाब से। देखो भाई, हमें प्रयास करना है 100%। हमारे पास 3 मौके, अगर क्लिक कर गए तो हम लोग निकल सकते हैं। इस बात को दिमाग में सेटल कर लो। और ऐसे कई केसेस हैं जो कि ड्रॉप भी हुए हैं इनिशियल स्टेज पे, और कईयों का सैंक्शन तक रिफ्यूज हुआ है। तो इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत काम नहीं चलेगा। क्लियर हो गया। इसको जो है आप नोट डाउन करो, फिर अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी था कि उसका कि प्रिजम्पशन जो है धारा 20 पीसी एक्ट का, वो केवल एप्लीकेबल है धारा 7 और धारा 11 पीसी एक्ट के ऑफिस में। धारा 13(1)डी पर ये एप्लीकेबल नहीं है। कुल मिलाकर के प्रोसिक्यूशन को प्रूव करने हैं फाउंडेशनल फैक्ट्स। वो फैक्ट्स क्या है? डिमांड, एक्सेप्टेंस एंड रिकवरी। और जो प्राइम फाउंडेशन फैक्ट है वो है डिमांड। अगर ये फैक्ट्स ही सस्टेन नहीं हो पाते हैं और इसके संबंध में कोई भी प्रथम दृष्टया साक्ष्य रिकॉर्ड पे नहीं है, या ग्रेव सस्पेक्शन जो है रिकॉर्ड पे नहीं है, ऑन मियर सरमाइसिस कॉन्जेक्टर, प्रिजम्पशन जो है ड्रॉ नहीं होगा
पर प्रिजम्पशन का मतलब ये नहीं कि ऑफेंस जो है प्रूव हो गया। स्टिल जो डिफेंस है वो रिब्यूट कर सकता है प्रिजम्पशन को, उसको अपना डिफेंस जो है रखना होगा ऑन द प्रोबेलाइजिंग इफेक्ट। इस बात को जो है ध्यान रखिएगा। यहाँ भी आप लोग जो है गलती करते हो, आप लोग केस को लड़ने बैठ जाते हो, आप डिफेंस को साबित करने बैठ जाते हो। आपको प्रोबेलाइज करना है कि जो घटनाक्रम बताया है कंसर्न परिवादी ने वो मिसमैच है, जो चेन ऑफ कस्टडी है कॉम्प्रोमाइज है, एविडेंस जो है प्रॉपर्ली प्रिजर्व नहीं है। जितना सस्पेक्ट क्रिएट करोगे उतना ही फायदा लोगे। आपको डिफेंस प्रूव नहीं करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। क्या नहीं करना है? डिफेंस को प्रूव नहीं करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो क्या करना है? हमें डिफेंस को स्टैंड करना है बाय द वर्च्यू ऑफ प्रोबेलाइजिंग इफेक्ट। बस इस चीज को नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर डिमांड जो है साबित नहीं है, मेयर एक्सेप्टेंस मेयर रिकवरी कैन नॉट बी अ बेसिस फॉर द प्रोसिक्यूशन। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप केस को लड़ते हो, जो गवाहान की स्थिति है वो क्या है उस पर भी जो है अपने को जोर देना चाहिए। इस केस में क्या हुआ था कि जो परिवादी है वो कहता है कि डिमांड और एक्सेप्टेंस जो है ये इनसाइड द ऑफिस है। जो कंसर्न गवाहान है वो कहते हैं कि आउटसाइड द ऑफिस है, और जो आईओ है ये कहता है किसी वरांदा में है जो कि आउटसाइड द ऑफिस है। तो तीन लोगों ने, जो कि महत्वपूर्ण गवाह हैं, तीन अलग अलग जो है बयान दिए, जबकि एक घटनाक्रम पे तीन अलग अलग फैक्ट्स ये प्रोसिक्यूशन के लिए फैटल हैं। इस बात को हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा पेंडेंसी वर्क था या नहीं था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस केस में जो कंसर्न अमाउंट है वेतन का, उसका प्रायर पेमेंट हो चुका था, तो इसका मतलब कोई मोटिव नहीं है और ये घटनाक्रम जो है झूठा बताया परिवादी ने, और इस फैक्ट को आईओ ने या कंसर्न जो टीएलओ है उसने वेरीफाई नहीं किया। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सैंक्शन का पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। इस केस में जो सैंक्शन है वो डिफेक्टिव थी, और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर सैंक्शन दी है अथॉरिटी ने जो कि इनकम्पिटेंट है, क्लियर है, टू अकाउंट सैंक्शन, या सैंक्शन जो है मैकेनिकल है, डिफेंस जो है इसका बेनिफिट ले सकता है। इसको भी जो है ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ही मेजर पॉइंट है और ये पॉइंट गुजरात में काफी कॉमन है कि टीएलओ ने ही फंक्शन डिस्चार्ज कर दिया आईओ का। कई बार ऐसा होता है कि सैंपल भेज रहा है एसपी, ये कई बार देखा मैंने एमपी के अंदर, जबकि उस दिन आईओ कौन था? जो आईओ है वो ही सैंपल भेज सकता है या वो ही फर्दर कार्रवाई कर सकता है। तो इसलिए अगर कार्रवाइयां हैं इन्वेस्टिगेशन की बाय द ऑफिशियल जो कि अनधिकृत है या अधिकृत नहीं है, तो उसका बेनिफिट जो है ले सकते हैं। क्लियर हो गया अपने को? और इसके अलावा जो फंड्स रिकवर हुए हैं या जो अमाउंट रिकवर हुआ है वो कहाँ से रिकवर हुआ है? अगर अक्यूज के पर्सन से कोई रिकवरी नहीं है, रिकवरी किसी टेबल से है, ड्रॉवर से है, अलमीरा से, तो वहां पर बेनिफिट ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो भी स्थितियां फाइल पर है, जो भी फैक्ट्स फाइल पर हैं, उनके संबंध में देना है स्पष्टीकरण कंसर्न प्रोसिक्यूशन को। अगर प्रोसिक्यूशन नहीं दे पाता है स्पष्टीकरण, तो वहां पर हम बेनिफिट जो है ले सकते हैं। कुल मिलाकर के जो उनके इंक्रिमिनेशन है उस पर हमें देना है स्पष्टीकरण, और जो उनके खुद के फैक्ट्स हैं उन पर भी उनको देना है स्पष्टीकरण। अगर वो वीक फैक्ट्स को रिकॉर्ड पर रखते हैं, उनके फैक्ट्स हैं इनकॉन्सिस्टेंट, देयर इज लैक ऑफ कोरबोरेशन, देन डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। क्लियर हो गया अपने को? तो इस केस में अक्यूज जो है इन बिंदुओं पे जो है एक्विटल हुआ। तो इसलिए अब आप एक काम करो, एक नोटबुक जो है लेके बैठो और उसमें चार्ट बना के चलो, और हमें बनाना है फ्लो चार्ट। वो क्या होता है कि बेसिकली इवेंट्स क्या क्या हुए, कब कब हुए, और उसमें क्या क्या इवेंट्स हुए। हमें डेट और इवेंट्स को एक सिंक्रोनाइज फॉर्म में जो है मेंशन करते हुए चलना है। जहां भी हमें एरर दिखेगा, या दिखेगा कि फैक्ट जो है कॉम्प्रोमाइज है, या दिखेगा फैक्ट जो है इनकॉन्सिस्टेंट है, या उसमें लैक ऑफ कोरबोरेशन है, देन डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। इसलिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत के काम नहीं चलेगा। क्लियर है? अपनी फाइल लेके बैठो, और सीक्वेंस मैंने क्लियर कर रखा है आपको कई वीडियोस के अंदर कि आपको एफआईआर पढ़नी है, आपको पढ़ना है वेरिफिकेशन रिपोर्ट, ट्रांसक्रिप्शन, ऑडियो को देखना है, ट्रैप में क्या ऑडियो है, ट्रैप में क्या ट्रांसक्रिप्शन है, और एविडेंस कहाँ का कॉम्प्रोमाइज हो रही है। अगर ये एरर पकड़ना सीख गए, डेफिनेटली केस को प्रॉपर्ली कॉन्टेस्ट भी कर पाओगे और केस को जीत भी पाओगे। इसलिए रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है। कोर्ट में स्थान है केवल और केवल लॉजिक का और लीगलिटी का। देयर इज नो प्लेस ऑफ इमोशन। आप कितने ही सच्चे हो, क्या करूं बताओ, मैं बरी कर दूं या करवा दूं बरी? आपको कुछ नहीं होगा, लड़ना पड़ेगा। जो भी हमारे खिलाफ साक्ष्य है, इंक्रिमिनेशन है, उस पर हमला करना पड़ेगा। तो फाइट लॉजिकल होनी चाहिए, और अच्छा एडवोकेट आप ढूंढ के रखो अपने एरिया में। अगर आप कमजोर पैरवी करोगे, ढंग की पैरवी नहीं है, ड्राफ्टिंग प्रॉपर नहीं है, आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हो, तो क्या जीतोगे? मैंने कई बार देखा है कि काउंसिल गलत सलाह भी दे देते हैं कि साहब अभी अपना ज्ञापन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे साहब? इससे पत्ते खुल जाएंगे, इससे नुकसान हो जाएगा। जब तक कहोगे नहीं तब तक कौन सुनेगा आपको? आज आपकी बात आप रिकॉर्ड पर लेकर आओगे, तभी आईओ जो है जांच करेगा उस पर। अगर आईओ जांच नहीं करता है, वी कुड चॉक आउट अ केस फॉर अनफेयर इन्वेस्टिगेशन। उदाहरण के लिए ये कहता है कि इस काम के लिए पैसे मांगे, अब कहना है कि काम पेंडिंग नहीं है। अब ये आप स्टैंड लेके आ रहे हो ट्रायल में, तो क्या करें इसका? तो एट द इंसेप्शन अगर आपने ये फैक्ट डिस्क्लोज कर दिया, तब भी आईओ जांच नहीं कर रहा है, किसको मिलेगा बेनिफिट? आपको। इसलिए मेहनत करनी है, हमें ज्ञापन सौंपना है और उनसे दरख्वास्त करनी है टू डू द फेयर इन्वेस्टिगेशन। इफ दे फेल टू डू सो, देन डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। जल्दी मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ में। टिल देन, जय श्री राम।